आज दुबई में एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग के लिए मेरा पहला दिन था और मैं बहुत खुश और जोश में थी। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर वो दिन आ गया था जब मेरे सपनों की तरफ आज मैंने अपना पहला कदम उठा लिया था। मेरे साथ 4 लड़कियां और थीं और आज से हमारे ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। हमसे पहले 2 ग्रुप ट्रेनिंग पूरी करके कामयाब हो चुके थे और आज तीसरा यानी हमारा ग्रुप मैदान में उतरा था। मैं तो कब से इसी दिन के इंतज़ार में थी कि कब वो दिन आएगा जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। हम सब लड़कियों को तैयार होने के लिए सिर्फ आधा घंटा दिया गया था। आधे घंटे में हम सब लड़कियां तैयार होकर नीचे पहुंच गईं। जब हम नीचे पहुंचे तो एक गाड़ी में मैडम ने हम चारों लड़कियों को बैठने का इशारा किया। मुझे वो गाड़ी और गाड़ी वाला बहुत अजीब लगे थे, मगर मैडम की बात हम नहीं टाल सकते थे, इसलिए हम सब चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। हमारी गाड़ी को एयरपोर्ट के बजाय एक अनजान रास्ते की तरफ जाते हुए देखकर मैं चौंक उठी थी और आगे बैठी अपनी मैडम से मैंने पूछा, मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस सवाल पर वो चेत कर बोली, ये तुम्हारा शहर नहीं बल्कि दुबई है। यहाँ की ट्रेनिंग के नियम अलग हैं, इसलिए चुप करके बैठी रहो। मैडम की डांट सुनकर मैं दूसरी लड़कियों के सामने शर्मिंदा हो गई थी। इसके बाद मैंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। सारे रास्ते में खामोश बैठी रही। गाड़ी काफी देर चलती रही और फिर एक खास जगह पर आकर रुक गई। मैं चौंक गई कि हम ये कहाँ आ गए। ट्रेनिंग वाली मैडम ने हम सबको गाड़ी से उतरने का इशारा किया और हम उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। इस अपार्टमेंट में ज्यादातर अंधेरा ही था। वो हमें लेकर इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में आ गई। थोड़ी देर में मैडम के 3 साथी भी वहां पर आ गए थे। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिस पर कुछ बोतलें रखी हुई थी। मैडम ने कहा, ट्रेनिंग से पहले कुछ दिन तुम लोगों को 2 हफ्तों के लिए एक टेस्ट देना होगा। मैं हैरान रह गई कि कैसा टेस्ट? सारे टेस्ट पास करने के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर अब से एक और टेस्ट। वो मैडम कहने लगी, ये टेस्ट तुम लोगों की हिम्मत और बर्दाश्त चेक करने का है, क्योंकि एक एयर हॉस्टेस के अंदर जब तक हिम्मत और बर्दाश्त नहीं होगी वो कभी भी एक अच्छी और कामयाब एयर हॉस्टेस नहीं बन सकती। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं खामखा ही मैडम पर शक कर रही थी, ये तो ठीक कह रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों शक करने की बहुत आदत थी। लोगों की हर छोटी बड़ी बात पर मेरी सिक्स सेंस मुझे सिग्नल देने लग जाती थी और मेरी इस आदत पर मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ था। मैं बहुत बार बहुत सी जगह पर नुकसान से बच गई थी, लेकिन यहाँ मुझे इस सब को इग्नोर करना चाहिए था। ये मेरा देश इंडिया नहीं था जो मैं हर किसी पर शक करती रहती और अपने दिमाग में आए उल्टे सीधे सवाल से सबको परेशान करती रहती। ये दुबई था, प्रैक्टिकल लोगों का शहर। मुझे यहाँ सावधान होकर रहना चाहिए था। हम लोग खामोशी से खड़े होकर मैडम की बातें सुन रही थीं। उन्होंने वो बोतलें हम सब के आगे रखी और कहा, इसमें करेले का जूस है और अभी के अभी तुम लोगों को ये पीना होगा। मैडम की ये बात सुनकर हम चारों लड़कियों के होश उड़ गए। करेले का जूस, मुझे तो सुनते ही उल्टी आने लगी थी। मैंने आज तक करेले का जूस नहीं पिया था, लेकिन जाहिर सी बात है ये हमारा इम्तिहान था और मैं इतनी दूर अपना करियर बनाने आई थी। अब इस मामूली से टेस्ट के आगे मैं हार नहीं मान सकती थी। सब लड़कियों में सबसे पहले मैंने बोतल का ढक्कन खोला। एक बार फिर से मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा कि ये कैसा टेस्ट है, भला हम कौन सा आर्मी में टेस्ट देने आए हैं। एक एयर हॉस्टेस के लिए तो अप्लाई किया था, फिर ये इतना अजीबोगरीब टास्क हमें क्यों दिया जा रहा था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं थी? कहीं ये लोग हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे थे? लेकिन मुझे उन सब लड़कियों के चेहरे याद आ गए जो हमसे पहले वाले ग्रुप में थीं और वो पास आउट हो चुकी थीं, और अब मैं भी हर इम्तिहान पास करके एक अच्छी एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी और ये मेरा सपना भी था और ज़रूरत भी। मैडम ने कहा था कि जल्द ही वो सब लड़कियां ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेंगी, इसलिए मैंने खुद को तसल्ली दी और बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट उसमें से पी लिया। लेकिन अगले ही पल मैंने वो थूक दिया। ये क्या था, इतना कड़वा? मैडम मुझे यूँ देखकर गुस्से में आ गई और बोली, अब अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर ये बोतल खाली नहीं की तो मैं तुम्हारी वापसी का टिकट करवा दूंगी। मैंने जूस के कड़वेपन की वजह से अपनी नाक को जोर से अपनी चुटकी से दबा लिया और एक ही घूंट में वो सारा जूस पी गई और बोतल खाली कर दी। मुझे देखकर बाकी लड़कियां भी जबरदस्ती करते हुए वो जूस पी गईं। वो जूस पीकर
मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है। मैंने अपनी आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आंखें बंद हुए जा रही थीं। पता नहीं इस कड़वे करेले के जूस में ऐसा क्या था कि मुझे लग रहा था कि ज़मीन मेरे आगे घूम रही है। मैं शायद कुछ ही देर में गिर जाती, मगर मैडम ने अपने नौकरों को इशारा किया और कहा, इन लड़कियों को एक अंधेरे कमरे में छोड़ आओ। और साथ ही वो कुछ और भी कह रही थी, मगर मैं सुनने से पहले ही अपने होशो हवास खो चुकी थी। हिंदुस्तान से आई गरीब लड़की जो दुबई में एयर होस्टेस बनने आई थी, अपना सपना पूरा करने आई थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, अब पराए देश में दूसरे लोगों के रहमो करम पर थी। मेरा नाम सीमा है और मैंने एक गरीब घर में आँख खोली थी। मेरे पास सिर्फ एक ही खूबी थी कि मैं गरीब होने के बाद भी परियों की तरह दिखती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता था। मैं बचपन से ही खूबसूरत थी। मुझसे छोटे मेरे 4 भाई बहन और थे। गरीब होने के बावजूद मेरे बाबा ने अपनी पूरी उम्र मेहनत की और हम बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, और एक बाप होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की। मेरे पिता ने बड़ी संतान होने के नाते मेरे खूब नखरे उठाए और शहजादियों की तरह मेरी परवरिश की। मैंने एमए किया ही था कि एक दिन मेरे बाबा को फालिस का अटैक हो गया और वो बिस्तर पर पड़ गए। अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली, मगर हमारे घर के खर्चे बहुत थे और मेरी सैलरी बहुत कम थी। बाबा की दवाई और घर का राशन और बहन भाइयों की स्कूल की फीस, मेरी तनख्वाह से ये सारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं एक ऐसी नौकरी करना चाहती थी जिसमें मुझे ज़्यादा सैलरी मिले। मेरी एक कलीग थी, उसका नाम रचना था। वो एक इंग्लिश कोर्स कर रही थी। जब उसे मेरे घर के बारे में पता चला तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं तो ये कोर्स करके देश से बाहर चली जाऊंगी, वहाँ तो पैसा ही पैसा है। तुम भी विदेश में ही कोई नौकरी ढूंढ लो, तुम तो खूबसूरत भी हो और पढ़ी लिखी भी हो, तुम्हें तो बाहर कोई भी जॉब मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने अपने सपने के बारे में सोचा। मेरा एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक एयर होस्टेस बनूं। मैं अपने घर में अपने घर वालों को भी कहती रहती थी कि मैं एक एयर होस्टेस बनूंगी और कोई मुझे इस काम से नहीं रोके, क्योंकि हमारे ख़ानदान का माहौल बहुत तंग था। हमारे ख़ानदान की लड़कियों को विदेश जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मेरे बाबा मुझसे कहते थे, मेरी प्यारी बेटी जो बनना चाहे वो बन सकती है। मुझे अपनी बेटी के किसी भी काम से कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए अपने पूरे ख़ानदान से लड़ जाऊंगा। मगर हालात ही ऐसे हो गए कि मेरे बाप को मौका ही नहीं मिला। मेरे बाबा के इलाज के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए मैं अपनी दोस्त की बातें सुनकर सोचने लगी कि मुझे भी इस देश से बाहर जाना चाहिए और अपने लिए एक अच्छी जॉब तलाश करनी चाहिए, ताकि मैं वहां जाकर अच्छे पैसे कमा सकूं और अपने बाबा के इलाज के लिए भेज सकूं। फिर यहाँ मेरे बाबा का अच्छे से इलाज हो जाएगा और मेरे भाई बहन भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। इसी इरादे से मैंने सोशल मीडिया पर नौकरियों के ऐड देखने शुरू कर दिए। मेरी कलीग रचना मुल्क से बाहर चली गई तो उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उसे एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई, उसकी सैलरी भी अच्छी है। उसकी देखा देखी मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मैं भी अपनी आमदनी बढ़ाने के ज़रिए पर गौर करूं। इस स्कूल की जॉब के पैसे से तो कुछ भी होने वाला नहीं। बाबा का इलाज, घर के खर्चे और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के खर्चे इतने कम पैसों में नहीं होने वाले। इन सब सोचों ने ही मुझे पागल कर रखा था। मैंने फेसबुक पर ऐसे पेजेस लाइक कर रखे थे जिससे मुझे दूसरे मुल्कों से आई हुई नौकरियों के बारे में पता चलता रहता था। मुझे नौकरी मिलना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे पास न वीज़ा था और ना ही पासपोर्ट, इसलिए मैं दिल महसूस कर रह जाती थी। एक दिन मैं यूं ही फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी कि मेरी नज़रों से एक इश्तिहार गुजरा। उस पेज पर लिखा था कि दुबई एयरलाइन में एयर होस्टेस बनने का मौका पूरे हिंदुस्तान से लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, और सबसे अच्छी बात इसमें यह थी कि वीज़ा और पासपोर्ट बनाना कंपनी की जिम्मेदारी थी और टिकट की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथों में थी। हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। ये इश्तिहार देखकर मैं तो बहुत खुश हो गई। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे मेरे सपने तक पहुंचाने का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट की वजह से ही बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इस ऐड में साफ साफ बता दिया गया था कि वो दुबई एयरलाइंस की जिम्मेदारी है।
अब मुझे अपना सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था। मैंने बिना सोचे समझे अपनी उम्मीदों के सहारे अप्लाई कर दिया। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊंगी, क्योंकि जो खूबी भी एयर होस्टेस के अंदर होनी चाहिए वो सब मुझ में थी। जितनी पढ़ाई और कद मांगा गया था, मेरा कद उतना ही था। जो जो बातें उन्होंने अपने ऐड में मांगी थी वो सब मेरे अंदर थी। मैं हर रोज़ अपने घर में सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, और आखिर मेरी दुआ भगवान ने सुन ली। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। एयरलाइन को अलग अलग देशों से लड़कियां चाहिए थी और हिंदुस्तान से सिर्फ 4 लड़कियां चाहिए थी, और हज़ारों ने अप्लाई किया हुआ था, और इंटरव्यू के लिए 100 लड़कियां आई थीं। जब मैं इंटरव्यू के लिए उनके ऑफिस में पहुंची तो मैंने देखा वहां बहुत सारी लड़कियां थीं, लेकिन इतनी लड़कियों को देखकर भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि इतनी लड़कियों में से कोई भी लड़की मुझ जैसी खूबसूरत नहीं थी, सिवाय एक लड़की के। उस लड़की को मैंने गौर से देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। वो हिंदुस्तान की लगती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कहीं बाहर से आई हो। मुझे उसे देखकर बेचैनी हुई, मगर फिर सोचा कि इनको 4 लड़कियां चाहिए और उन चारों में से एक लड़की तो मैं ज़रूर होंगी। मैंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मेरा इंटरव्यू हुआ और बहुत अच्छा हुआ। मैंने हर सवाल के जवाब बहुत कॉन्फिडेंस से दिए। इंटरव्यू के बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई। लगभग 3 हफ्तों के बाद मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आई कि दुबई एयरलाइन ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वहां जाकर एयर होस्टेस बन सकती थी। इस कॉल के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अपने माँ बाप को इस सब के बारे में बताया। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरी माँ को थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि मैं अकेली विदेश में रहूंगी। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी। लेकिन मैंने माँ को समझा दिया और मेरी माँ भी मेरी बात समझ गई। एक तो ये नौकरी देश से बाहर थी और थी मेरी पसंद की, इसलिए मैं जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहती थी और एयर होस्टेस बन के बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। कुछ ही दिनों में मेरा वीज़ा और पासपोर्ट बन गया। मेरे अलावा 3 लड़कियां और थीं, और एक लड़की वही थी जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो ज़रूर इस टेस्ट में कामयाब होगी। उसका नाम पूजा था और दूसरी लड़की का नाम प्रिया था। हम चारों एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पहले से एक आदमी हमें लेने के लिए खड़ा था। हम चारों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत खुश थी कि अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और मेरे बाबा का इलाज भी अब अच्छे से हो जाएगा और मेरे भाई बहन भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। हम सोच रहे थे कि हमें एक होटल में ले जाया जाएगा, मगर हम एक ऊंची और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग के एक बड़े से अपार्टमेंट में चले गए। वहां जाकर देखा तो और भी बहुत सारी लड़कियां थीं, जो ज्यादातर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आई थीं। दुबई ने इस बार एशिया की लड़कियों को भी मौका दिया था। हम सब वहाँ 10 लड़कियाँ थीं। हमें कहा गया कि हम तब तक यहाँ ही रहेंगे जब तक बाकी लड़कियाँ नहीं आ जाती। जैसे ही सब लड़कियाँ आ जाती तो हम सभी लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। इस समय पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत ही अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे कि हमें यहाँ रखने का आखिर इन लोगों का इरादा क्या था। मेरे साथ आई हुई प्रिया भी मेरी तरह ही डर रही थी, लेकिन पूजा बहुत आराम और सुकून से थी। उसे किसी चीज का डर नहीं था। वो कहने लगी कि मैं ये बिल्डिंग घूमने जा रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलोगे या नहीं। लेकिन मेरा ध्यान अभी सिर्फ इस बात पर था कि ये हमारे घर वालों से हमारी बात कब करवाएंगे, क्योंकि यहाँ आते ही इन लोगों ने हमारे मोबाइल्स ले लिए थे। हमें कहा गया था कि ट्रेनिंग के बीच में हमें मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं होगी। जब सब एयर होस्टेस बन जाएंगी तो हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि हमारे फ़ोन ले लिए जाएंगे, इसलिए मुझ समेत किसी भी लड़की को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर पहुँचने की खबर अपने घर वालों को दे देती तो वो लोग भी परेशान नहीं होते, क्योंकि मेरी माँ मेरे यहाँ आने से पहले मेरे लिए बहुत चिंतित थी। लेकिन कुछ ही देर बाद हम सब की हमारे घर वालों से बात करवा दी गई। अगले दिन भी 5 लड़कियां यहाँ आई थीं। अब हम 15 लड़कियां हो चुकी थीं, इसलिए अगले ही दिन हम सबको इस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, जहां हमें पहले दिन दुबई एयरलाइन पर एक लेक्चर दिया गया। मैं तो यहाँ अपने काम से काम रखती थी, क्योंकि पराया देश था। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे थे, इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता था या नहीं। लेकिन पूजा की कोशिश थी कि सभी लड़कियों से उसकी दोस्ती हो जाए। और तो और हम जिस जगह थे
वहाँ के गार्ड से भी वो ज़्यादातर हंसी मजाक की बातें करती रहती थी। एक दिन लेक्चर देने के बाद फिर 2 दिन वैसे ही गुजर गए। हमसे कहा गया था कि लेक्चर में जो कुछ बताया गया है हमसे वो सब कुछ पूछा जाएगा, इसलिए मैंने तो अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर ली थी, क्योंकि मैं हर हाल में एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी और अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। अगले दिन 5 लड़कियां सिलेक्ट की गईं। कहा गया कि ये 5 लड़कियां पहले ट्रेनिंग पाएंगी और फिर इन 5 लड़कियों के बाद दूसरे ग्रुप की बारी आएगी और हम हिंदुस्तानी लड़कियां तीसरे ग्रुप में थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात हुई कि हम सब लड़कियां ही यहाँ एयर होस्टेस बनने आई हैं। फिर ये ग्रुप बनाकर हमारी ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही है। पूजा ने मुझे समझाया कि यह हमारा देश नहीं है। कुछ भी उल्टा सीधा इन लोगों के खिलाफ मत बोलो। हो सकता है यहाँ ट्रेनिंग इसी तरह से दी जाती हो। पता नहीं किसने किस अंदाज में ये बात ट्रेनर्स तक पहुँचाई थी कि हमारी मैडम मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अगर तुम्हें हम पर इतना ही शक है और तुम्हें एयर होस्टेस नहीं बनना तो अपने देश वापस जा सकती हो। और उन्होंने सबके सामने मुझे बहुत डांट और फटकार लगाई। मैं बहुत बेइज्जती करवाकर पछता रही थी। मुझे नहीं पता था कि उन्हें हमारी आपस की गई बातें किस तरह पता चल गई थी। पूजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करोगी तो ये लोग तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। यहाँ इन सारी लड़कियों में कोई एक लड़की ऐसी ज़रूर है जो यहाँ की खबरें उन्हें देती है, इसलिए तुम अलर्ट रहना। मैंने दिल ही दिल में कहा, क्या पता वो लड़की तुम ही हो जो सब कुछ उन्हें बताती है। पूजा की हरकतें मुझे बहुत अजीब लगती थीं। वो सारा दिन उन लोगों के आगे पीछे घूमती रहती थी। वो हर समय उन लोगों की तारीफें करती रहती थी और उनकी हर बात मानती। यही वजह थी कि उसे तीसरे ग्रुप से निकालकर पहले ग्रुप में शामिल कर लिया गया था, जिनकी ट्रेनिंग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाती। मुझे एक बार फिर से इन लोगों की हरकतों पर शक होने लगा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर इस पहले ग्रुप की लड़कियों की ट्रेनिंग हमसे छुपाकर और किसी और जगह पर क्यों हो रही है, जबकि हम लोगों की ट्रेनिंग तो साथ में ही होनी चाहिए थी। 2 हफ्ते बाद ही वो लड़कियां वापस आईं तो मैंने पूजा से पूछा, प्लीज तुम मुझे बताओ कि ट्रेनिंग में क्या हो रहा है। वो मेरी तरफ झुककर मेरे कान में चुपके से कहने लगी, ट्रेनिंग में क्या हुआ है हमारे साथ मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम किसी और को नहीं बताना। मैंने एकदम कहा, हाँ तुम मुझे बताओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। मुझे शक हो रहा था कि आखिर वहाँ पर ऐसी किसी खास चीज़ की ट्रेनिंग करवाई जा रही है जो दूसरी लड़कियों को बताने से मना किया गया था। वो मुझे सब कुछ बताने ही वाली थी कि अचानक से मुझे उसके कपड़ों से वाइब्रेट होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने शक की नज़रों से उसे देखा तो वो जल्दी से घबराकर मेरे पास से उठ गई और बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने कपड़ों में मोबाइल फ़ोन छुपाया हुआ है। यहाँ तो बहुत सख्ती थी और मोबाइल फ़ोन्स रखने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। हमारी मैडम बहुत ज़्यादा सख्त थी। मैंने फिर सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, उसके पास मोबाइल नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह की वाइब्रेट सुनाई दी थी वो मोबाइल की ही थी और जिस तरह वो डर कर उठकर मेरे पास से भागी थी, दाल में ज़रूर कुछ तो काला था। मैं यही सब कुछ सोचते हुए उसके पीछे वॉशरूम तक चली गई, क्योंकि वो इसी तरफ भागी थी। फिर मैंने दरवाजे से कान लगा दिए और छुपकर सुनने लगी कि वो अंदर क्या कर रही है। जिस वॉशरूम में वो गई थी, मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। वो किसी से कुछ बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और मैं एकदम पीछे हटी। वो मुझे इस तरह छुपकर उसकी जासूसी करते हुए देखकर गुस्से में आ गई और बोली, तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मैंने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम मेरी भी बात मेरे माता पिता से करवा दो। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी, अब तुम जिसको चाहे बता दो, क्योंकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सारा पेपर वर्क पूरा हो गया है और मैं बहुत जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी। उसने मेरी बात मेरे माता पिता से करवा दी थी। शायद उसको ये मोबाइल उस गार्ड ने ही लाकर दिया होगा जिससे वो हर टाइम बातें करती रहती थी। पूजा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और बहुत जल्दी एक एयर हॉस्टेस बनने वाली थी। फिर पता नहीं क्यों इस गार्ड के पीछे पड़ी रहती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि इस गार्ड ने ही कोई चक्कर चलाकर पूजा को अपने बस में कर लिया होगा, वरना एक इतनी खूबसूरत लड़की जो कि एयर हॉस्टेस बनने वाली हो, वो एक मामूली गार्ड के पीछे क्यों पड़ती। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने नोट किया कि पूजा मेरे बराबर में नहीं है।
मैं हैरान हुई कि रात के इस समय वो आखिर कहाँ चली गई। मैं आंखें मलते हुए अपने बेड से उतरी और पूजा को देखने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगी तो जो कुछ मैंने अपने सामने देखा उसने मुझे चौंका दिया। वो दोनों बाहर से आ रहे थे। पूजा ने बहुत ही आराम से दरवाज़ा बंद किया और उस गार्ड को गले लगाकर वापस कमरे में आने लगी। मैं जल्दी से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। रात के इस समय वो दोनों बाहर से आ रहे थे, लेकिन वो बाहर करने क्या गई थी, और वो भी इस गार्ड के साथ। असल में यहाँ से हम लोगों का निकलना मना था। हम लोग जब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर लेते हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए उसने इस गार्ड से चक्कर चलाया था ताकि वो आराम से बाहर घूम फिर सके, लेकिन ये सब कुछ गलत था। इसलिए मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उसे समझाऊंगी कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो ठीक नहीं। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। पहले ग्रुप की लड़कियों की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और अगले दिन वो वहाँ से चली गई थी। अब पीछे 2 लड़कियों के ग्रुप थे। मैं पूजा से ट्रेनिंग के बारे में भी पूछना चाह रही थी, लेकिन अफसोस कि मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला और वो वहाँ से चली गई। हालांकि उसने कहा था कि वो मुझे सब कुछ बताएगी। पूजा एक बहुत अच्छी लड़की थी। एक बात पर मुझे फिर से हैरत होने लगी कि पूजा के जाते ही यहाँ का गार्ड भी बदल गया था। अब यहाँ पर कोई और गार्ड आ गया था। दूसरे ग्रुप की लड़कियां भी चली गई थी। अब सिर्फ हम 5 लड़कियों का ग्रुप रह गया था। कभी कभी तो मुझे हैरत होती थी कि सारी लड़कियों की एक साथ ट्रेनिंग के बजाय अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए जा रहे थे। लेकिन फिर मुझे पूजा की बात याद आ जाती कि ये हमारा देश नहीं, ये दूसरा देश है। यहाँ के नियम अलग हैं। और पहले सवाल करने पर मुझे मैडम ने सबके सामने बहुत इंसल्ट की थी। इसलिए अब मैं दोबारा से उनसे कुछ पूछकर अपने आप को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। अब मैं दूसरी बार सबके सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी और ना ही यहाँ से वापस जाना चाहती थी। जिस दिन से मुझे ये पता चला था कि अंदर की बातें भी मैडम तक पहुँच जाती हैं, उस दिन के बाद से मैं कोई भी ऐसी वैसी बात अपने मुंह से नहीं निकालती थी, क्योंकि पता नहीं हम सब में मैडम का खबरी कौन था। अब इतने दिनों के बाद हमारी बारी आई थी और ट्रेनिंग के नाम पर हमें जो दवाई दी गई थी, जो करेले का कड़वा जूस हमें पिलाया गया था, उसे पीकर ऐसी बेहोशी वाली नींद आई कि अगले दिन जाकर ही मेरी आंख खुली थी। उठने के बाद कुछ देर तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ था। फिर जब मुझे सब कुछ याद आया तो मैं चौंक गई। मुझे वो सब याद आ गया था जो अब तक हुआ था। मैंने उठकर खड़े होने की कोशिश की तो चक्कर खाकर गिर गई। मुझे अब शक हो रहा था कि ट्रेनिंग के नाम पर हमारे साथ ये क्या धोखा हो रहा है। अचानक मेरे कमरे में कोई आया था। मैंने देखा तो ये वही गार्ड था जो पूजा का दीवाना था। मेरे पास आकर कहने लगा, आज के बाद तुम वो जूस मत पीना, बल्कि कुछ भी करके उसे गिरा देना। इसी ने मेरी मदद की, मुझे पानी पिलाया तो मुझे कुछ होश आया। मैंने कहा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो? वो बोला, मुझे पूजा ने कहा था। मैंने पूछा, तुम तो हिंदुस्तानी लग रहे हो, तुम यहाँ कैसे? वो बताने लगा कि मैं हिंदुस्तान से दुबई नौकरी की तलाश में आया था, मगर यहाँ आकर भी काम न मिला। अच्छी तो क्या, मुझे यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। यहाँ पर मैं अपने जिस दोस्त के पास ठहरा हुआ था, अब तो वो भी बेचारा मुझसे तंग आने लगा था, क्योंकि मुझे यहाँ आए पूरा 1 महीना हो गया था। मुझे कोई जॉब नहीं मिल पाई थी, इसीलिए मेरे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। मेरे सब पेपर्स वगैरह पूरे थे और मैं यहाँ कानूनी तरीके से आया था। मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ना चाहता था, मगर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मैं अपने और अपने घर वालों के अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ पर आ गया था। और यहाँ भी अभी तक बेरोजगारी ही चल रही थी। एक दिन मैं अपने डॉक्यूमेंट हाथ में लिए सड़क की धूल छान रहा था। अभी मैं सड़क पर ही चल रहा था कि अचानक एक तरफ से एक आदमी भागता हुआ मेरे सामने से गुजरा। उसके पीछे एक लड़की भागती हुई आ रही थी जो उसे चोर चोर कह रही थी। मैं उस लड़की की आवाज़ सुनकर समझ गया कि ज़रूर वो आदमी इस लड़की का कोई सामान लेकर भाग रहा होगा। मैंने फौरन उसके पीछे भागना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ही मैंने इस आदमी को पकड़ लिया। तब तक वो लड़की भी हम तक पहुंच चुकी थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और इस समय पुलिस को कॉल करके बुलवाया और इस आदमी को उसके हवाले कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद उसने दोबारा से मेरा शुक्रिया अदा किया।
वो लड़की पूजा थी। फिर उस दिन के बाद मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पूजा के लिए काम करने लग गया। अब मैं तुम्हें यहाँ पूजा की सच्चाई ही बताने आया हूँ। उससे पहले वो मुझे कुछ बताता, अचानक बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग उठ गए थे। इसी वजह से उसे कमरे से भागना पड़ा। उसके जाने के बाद मैं उलझ गई कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ उलझन ही हो रही थी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। शाम को फिर से हमें वो कड़वा जूस दिया गया, मगर मैंने वो जूस अपने मुंह में रख लिया, उसे पिया नहीं और कमरे में आकर एक तरफ थूक दिया। मैंने देखा था कि वो गार्ड मुझे पूजा के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे मौका नहीं मिल पाया था। 2 दिन बाद हम लोगों को कहा गया कि हमारा पहला टेस्ट पूरा हो चुका है, अब दूसरा टेस्ट पार करना है। उस दिन के बाद से मैंने इस गार्ड को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। शायद उसकी ड्यूटी बदल दी गई थी। अब मुझे शक होने लगा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा था। 4 दिन बाद हमें एक गाड़ी में बैठाकर फिर से एक अनजान मंजिल की तरफ ले जा रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने अपनी साथ वाली लड़कियों को हिला झुलाकर देखा तो मुझे पता चला कि करेले के जूस पीने की वजह से वो अभी तक बेहोश थीं। मैंने उनके मुंह पर पानी डाला। उन्हें कुछ होश आया तो मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग होश में ही रहो, लेकिन 2 मिनट बाद वो फिर से नशे की हालत में हो जाती थी। शायद उस जूस में इन्होंने कुछ नशे की दवाई मिलाई हुई थी। अब मैं अकेली इस सूरत में क्या करती? इस कंडीशन में अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा होता तो मैं एक लड़की होने के नाते कहाँ तक बच सकती थी? गाड़ी की स्पीड एकदम ही बहुत तेज हो गई। मेरे तो होश उड़ने लगे। जो शक मुझे शुरू में इन लोगों पर हो रहा था, अब वो सच साबित हो रहा था। गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत महल के सामने आकर रुक गई थी। मैंने भी जल्दी से इन लड़कियों की तरह बेहोश होने का नाटक किया। हमें 3-4 आदमियों ने बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और मैडम के सामने ही हमको घसीटते हुए अंदर ले जाने लगे। अंदर गए तो देखा कि 3-4 अंग्रेज वहां बैठे हुए सिगरेट और शराब पी रहे थे। हम सब लड़कियों को उनके पास में पड़े हुए सोफे पर लेटा दिया गया। वो मैडम इन अंग्रेज आदमी से बात करने लगी। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि मैडम हम 5 लड़कियों को इस अंग्रेज के हवाले करने आई हैं। वो कहने लगी, मैंने इनको रोज बेहोशी वाली दवा पिलाई है, अभी भी ये लड़कियां होश में नहीं हैं, वैसी ही है जैसी हालत में आपने कहा था। वो अंग्रेज आदमी बहुत जोर जोर से हंसने लगा था। थोड़ी देर बाद जब मैडम की और उस अंग्रेज आदमी की डील पूरी हो गई और वो उसको पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस देने लगा, तो इस समय मेरे दिमाग ने काम किया, क्योंकि हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा था। मैंने अपने पास खड़े हुए गार्ड की पैंट से पिस्तौल निकाली और उन सब की तरफ तान ली। एकदम से वहां खड़े सारे गार्ड ने अपने पिस्तौलों के रुख हमारी तरफ कर लिए। मैंने उस औरत को निशाना बनाते हुए कहा, जो हमारी मैडम थी, हमारे पासपोर्ट कहाँ है? क्योंकि हमारे पासपोर्ट एयरपोर्ट से उतरते ही हम सबसे ले लिए गए थे। अभी मैं उससे बात कर ही रही थी कि अचानक से उस अंग्रेज आदमी ने चालाकी दिखाई और भागकर मेरे हाथ से पिस्तौल छीन ली। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी पिस्तौल उसके हाथ न लगने दूं, लेकिन मैं लड़की थी और वो एक आदमी था। उसने अपनी जान दिखाकर मुझसे पिस्तौल छीन ली। बारी फिर से एक बार उनके हाथ में हो चुकी थी। मैंने मैडम से कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें हमारे देश वापस जाने दो, हम किसी को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। उस औरत ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, इतनी लंबी प्लानिंग करके और इतना पैसा खर्च करके मैं तुम लोगों को यहाँ इसीलिए नहीं लाई कि वापस तुम्हें तुम्हारे देश भेज दूं, बल्कि मैं तो तुम लोगों को यहाँ इस अंग्रेज के पास छोड़कर जा रही हूँ। ये तुम 5 को हमेशा यहीं रखेंगे और तुम लोग हमेशा यहाँ इस महल में कैदी बनकर रहोगी। अब तुम लोग अपने देश, अपने माता पिता के पास जाने का ख्याल छोड़ दो। तुम लोग तो अब हमेशा यहीं रहोगी। मैं बुरी तरह से चकराकर रह गई थी। ये मेरे लालच की सज़ा थी कि मैं बगैर सच्चाई जाने यहाँ पर आ गई थी, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं और लड़कियां भी तो यहाँ पर आई थीं। तो क्या सबके साथ धोखा हुआ था? वो कहने लगी, हाँ, पहले वाली लड़कियों को तो हम उनके ठिकाने पर पहुँचा चुके हैं। अब सिर्फ तुम 5 लड़कियों का ग्रुप रह गया था।
हमने तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाया ताकि तुम्हारा सौदा कर सके, और तुम सब की सब बेवकूफ़ लड़कियाँ नौकरी के लालच में आकर बिना सच्चाई जाने हमारी बातों में आकर यहाँ पर आ गई। आज मैंने तुम लोगों को इस अंग्रेज के हवाले कर दिया। अब मैं चलती हूँ, तुम लोग यहीं रहो हमेशा के लिए। वो नोटों से भरा बैग उठाकर जाने ही लगी थी कि अचानक सामने से आवाज़ आई, इतनी जल्दी भी क्या है मैडम? मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। सामने पूजा खड़ी थी, लेकिन उसके साथ बहुत सारे आदमी थे और उन सब आदमियों के हाथ में गन थी। वो मैडम पूजा को देखकर हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, तुमको तो मैंने बेच दिया था ना, तुम यहाँ कैसे? तुम उस आदमी की कैद से कैसे निकल आई? तुम्हारा तो वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था, फिर तुम यहाँ कैसे? पूजा कहने लगी कि मुझसे मिलो, मैं हूँ पूजा फ्रॉम दुबई पुलिस फोर्स। बहुत टाइम से हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि बहुत से गिरोह हैं जो दूसरे देशों से लड़कियां लाते हैं, उन्हें नौकरी का लालच देकर यहाँ दुबई लाते हैं और फिर बेहोशी वाली दवाई खिलाकर उनको कमज़ोर कर देते हैं ताकि वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सके, और उनके पासपोर्ट और मोबाइल भी ले लिए जाते हैं ताकि वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सके और ना ही यहाँ से वापस जा सके। इसलिए इस खतरनाक ग्रोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस घटिया काम में कौन कौन मिला हुआ है। बस फिर मैं एक हिंदुस्तानी लड़की बनकर तुम लोगों के अंदर घुसती और सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे निकालकर अपने साथियों को देती रही। तुमने पिछले 2 ग्रुप जो लड़कियों के बेचे थे उन्हें हम आज़ाद करवा चुके हैं। अब वो लड़कियां सही सलामत अपने माँ बाप के साथ अपने घर पर हैं। आज बस इस अंग्रेज और तुमको रंगे हाथों पकड़ना था, इसलिए मैं इतने दिनों से चुपचाप तुम लोगों का तमाशा देख रही थी। उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने और इन दोनों को गिरफ्तार करने का इशारा किया। उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है और अब उसे जेल होने वाली है। अब वो अपनी जीती हुई बाजी हार गई थी। मैंने पूजा का शुक्रिया अदा किया। पूजा कहने लगी, गरीब लड़कियां लालच में आकर ऐसे फ्रॉड का शिकार होती हैं और फिर यहीं सारी जिंदगी के लिए कैद होकर रह जाती हैं। तुम जैसी लड़कियों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले छानबीन कर लेनी चाहिए और फिर किसी पर भरोसा करना चाहिए। मैंने पूजा से कहा कि तुम ठीक कह रही हो। आज के बाद मैं जल्दबाजी में और लालच में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। कुछ ही दिनों के बाद दुबई पुलिस ने हमें वापस अपने देश और अपने माता पिता के पास भिजवा दिया था। ये मेरी जिंदगी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत बाल बाल बची थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।